नमस्ते दोस्तों। सुनो भूत के एक और खौफनाक सफर में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनकहे सचों का दस्तावेज है जो फाइलों में कभी दर्ज नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की रखवाली करने वाली चौकियां, जहां मुजरिमों को सजा दी जाती है, वो खुद कभी किसी अदृश्य ताकत की कैद में हो सकती हैं? आज हम बात करेंगे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित काला पहाड़ पुलिस चौकी की। एक ऐसी जगह जहां जाने वाला रास्ता नक्शे से तो मिट गया है, लेकिन वहां होने वाली चीखें आज भी रेगिस्तान की हवाओं में तैरती हैं। आज के इस भाग में आप जानेंगे कि कैसे एक जवान कांस्टेबल जो भूतों और परालौकिक शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था, उसे उस एक रात ने अपनी ही समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद छीन सकता है। साल 2014, दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड और राजस्थान का वो रेतीला इलाका जहां सूरज ढलते ही पारा शून्य के नीचे चला जाता है। रघुवीर, जो अभी अभी पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके निकला था, उसे उसकी पहली पोस्टिंग मिली थी। लेकिन ये पोस्टिंग शहर के किसी कोतवाली में नहीं, बल्कि काला पहाड़ नाम की एक सुदूर चौकी पर थी। रघुवीर अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस चौकी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ रेत के टीले और कंटीली झाड़ियां थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, मोबाइल का नेटवर्क एक एक करके गायब हो रहा था। रघुवीर ने मन में सोचा, ऐसी जगह पर चौकी बनाने की क्या जरूरत थी? यहां तो कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। तभी रास्ते में उसे पुराना जर्जर चाय का खोखा दिखा। रघुवीर ने मोटरसाइकिल रोकी। वहां एक बूढ़ा आदमी जो कंबल में लिपटा हुआ था, आग जलाकर बैठा था। रघुवीर ने पूछा, काका, काला पहाड़ चौकी का रास्ता यही है ना? उस बूढ़े ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। उसने रघुवीर की खाकी वर्दी को देखा और एक ठंडी आह भरी। बेटा, रास्ता तो यही है, पर क्या सच में तुम वहां जा रहे हो? आज अमावस्या की रात है। अगर हो सके तो आज की रात यहीं रुक जाओ। सूरज निकलने के बाद चले जाना। रघुवीर हंसा और बोला, काका, मैं पुलिस वाला हूं, भूतों से नहीं, मुजरिमों से डरता हूं। बूढ़ा आदमी फिर से अपनी आग की तरफ देखने लगा और धीमी आवाज में बोला, वहां मुजरिम नहीं मिलते बेटा, वहां सिर्फ वो मिलते हैं जो कभी वापस नहीं आए। रघुवीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि वो बूढ़ा उसे आखिरी चेतावनी दे रहा था। शाम के करीब 6 बज चुके थे। धुंधलका छाने लगा था। तभी पहाड़ी के नीचे उसे वो इमारत दिखी। लाल ईंटों से बनी वो 2 मंजिला इमारत, जो किसी जमाने में आलीशान रही होगी, अब एक खौफनाक खंडहर जैसी लग रही थी। चौकी के चारों तरफ लोहे की ऊंची बाड़ लगी थी, जिस पर जंग लग चुका था। गेट पर एक बोर्ड लटका था जो हवा से टकराकर चर चर की आवाज कर रहा था। रघुवीर अंदर दाखिल हुआ। अहाते में धूल और सूखे पत्तों का ढेर लगा था। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी महक आई, जैसे कहीं बहुत पुरानी बीड़ी जल रही हो। वहां एक पुराना सिपाही बैठा था, जिसका नाम था हवलदार हरिराम। हरिराम की उम्र 60 के करीब रही होगी। उसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि उसने इस चौकी पर बहुत कुछ देखा है। जय हिंद साहब, मैं कांस्टेबल रघुवीर। हरिराम ने बिना उत्साह के जवाब दिया, जय हिंद। अपना सामान उस कोने वाले कमरे में रख दो, और सुन लो, रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो खिड़की से बाहर मत झांकना। और सबसे जरूरी बात, उस मेज पर रखे वायरलेस सेट को हाथ मत लगाना। रघुवीर को हैरानी हुई, क्यों हवलदार जी, वायरलेस तो पुलिस की जान होता है। हरिराम ने अपनी बीड़ी सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए बोला, वो वायरलेस 20 साल पहले खराब हो चुका है। उसके तार कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो बोल पड़ता है, और जब वो बोलता है तो किसी की मौत का संदेश लाता है। रात के 10 बज चुके थे। हरिराम अपने क्वार्टर में सोने चला गया था। रघुवीर चौकी के मुख्य हॉल में एक अकेली लालटेन की रोशनी में अपनी डायरी लिख रहा था। पूरी चौकी में सन्नाटा ऐसा था कि रघुवीर को अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं।
बाहर रेगिस्तानी हवा का शोर तेज होता जा रहा था। तभी साउंड, लकड़ी के फर्श पर भारी जूतों के चलने की आवाज। रघुवीर चौंक गया। उसे लगा शायद हरिराम वापस आया है। हवलदार जी, क्या आप हैं? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो आवाज अब छत से आने लगी थी, जैसे कोई भारी जूतों के साथ ऊपर वाले कमरे में टहल रहा हो। रघुवीर ने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चर चर की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वहां सिर्फ पुरानी टूटी हुई कुर्सियां और धूल भरी फाइलें थीं, लेकिन फर्श पर उसे कुछ दिखाई दिया। ताजा गीली मिट्टी के पैरों के निशान। ये निशान किसी बड़े जूते के थे, जैसे पुलिस के सरकारी जूते होते हैं। वो निशान एक बंद अलमारी के पास जाकर खत्म हो रहे थे। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी फटी हुई पुलिस वर्दी के। उस वर्दी पर नेम प्लेट लगी थी, कांस्टेबल 402। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस वर्दी पर खून के गहरे धब्बे थे, जो इतने सालों बाद भी ताजा लग रहे थे। रघुवीर के माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत नीचे भागा। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो हॉल में आकर अपनी मेज पर बैठा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आई जिसने रघुवीर का खून सुखा दिया। साउंड, रेडियो की कर्कश आवाज, कर कर। वो पुराना वायरलेस सेट जिसके तार कटे हुए थे, जिसकी बैटरी सालों पहले खत्म हो चुकी थी, वो चमक रहा था। उसमें से लाल लाइट जल बुझ रही थी। और फिर एक ठंडी बेजान आवाज गूंजी, कंट्रोल टू काला पहाड़, कंट्रोल टू काला पहाड़। क्या कोई सुन रहा है? मुजरिम भाग निकला है, वो चौकी के अंदर ही है। सावधान, कांस्टेबल रघुवीर, पीछे देखो। रघुवीर जम गया। उसकी गर्दन घूमने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी, और वही जली हुई बीड़ी की तीखी महक अब उसके फेफड़ों में भर रही थी। जैसे ही उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक साये पर पड़ी जो दीवार के साथ सटा हुआ खड़ा था। वो साया धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे जैसी लाल थीं। रघुवीर की टॉर्च की रोशनी उस साये पर कांप रही थी। वो साया कोई साधारण परछाई नहीं थी। वो दीवार से सटा हुआ था, लेकिन उसकी बनावट इंसानी थी। धीरे धीरे वो साया दीवार से बाहर निकलने लगा, जैसे कोई काली स्याही हवा में तैरने लगी हो। रघुवीर का गला सूख चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज अंदर ही दब गई। तभी उस साये की दो लाल आंखें अंधेरे में जल उठीं। जंजीरों के खिसकने की आवाज, झन झन। वो साया धीरे धीरे रघुवीर की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज फर्श पर नहीं हो रही थी, लेकिन उसके चलने से कमरे का तापमान इतना गिर गया कि रघुवीर के मुंह से भाप निकलने लगी। तभी नीचे वाले कमरे से हवलदार हरिराम की आवाज आई, रघुवीर, ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। हरिराम की आवाज सुनते ही वो साया अचानक गायब हो गया। रघुवीर जैसे मौत की मुंह से वापस आया। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागा। हॉल में हरिराम अपनी वही पुरानी बीड़ी सुलगाए बैठा था। रघुवीर हाँफ रहा था। हवलदार जी, ऊपर ऊपर कोई है, मैंने उसे देखा, वो साया और वो वायरलेस। हरिराम ने शांत भाव से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। बैठ जाओ रघुवीर, मैंने कहा था ना, यहां रात को आवाजें आती हैं। तुमने शायद उस पुरानी वर्दी को देख लिया होगा। रघुवीर चिल्लाया, सिर्फ वर्दी नहीं, वो वायरलेस बोल रहा था, उसने मेरा नाम लिया। हरिराम ने एक लंबी सांस ली और मेज की दराज से एक पीली पड़ चुकी पुरानी फाइल निकाली। आज से 30 साल पहले 1985 की बात है। इस चौकी का इंचार्ज एक सख्त पुलिस वाला था, इंस्पेक्टर जोरावर सिंह।
उस समय यहाँ बॉर्डर से तस्करी करने वाले एक तांत्रिक को पकड़ कर लाया गया था। नाम था उसका भैरव। भैरव कोई मामूली अपराधी नहीं था। लोग कहते थे कि वो शमशान में साधना करता था। जोरावर सिंह ने उसे इसी लॉकअप में बंद किया और 3 दिन तक बिना पानी के उसे प्रताड़ित किया। जोरावर चाहता था कि भैरव अपने गिरोह का नाम बताए। तीसरे दिन की आधी रात को भैरव ने लॉकअप की सलाखों पर अपना सर पटक पटक कर जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने खून से उस दीवार पर एक मंत्र लिखा था। उसने श्राप दिया था कि इस चौकी की वर्दी कभी खाली नहीं रहेगी। जो आएगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। रघुवीर ने कांपते हुए पूछा, तो वो वर्दी जो ऊपर अलमारी में है? हरिराम की आवाज और भी धीमी हो गई। वो वर्दी कांस्टेबल अर्जुन की है। भैरव की मौत के ठीक 1 साल बाद अर्जुन की ड्यूटी यहां लगी थी। एक रात वो ऊपर वाले कमरे में पहरा दे रहा था। सुबह वो वहीं मृत मिला। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा खौफ से इतना विकृत हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। तब से वो कांस्टेबल 402 इसी चौकी का हिस्सा बन गया है। रघुवीर को अब समझ आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। हवलदार जी, हमें यहां से निकलना चाहिए, अभी इसी वक्त। हरिराम धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा ठंडापन था। निकलना? रघुवीर, यहां से कोई नहीं निकलता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हवलदार हरिराम इतनी रात तक जागकर तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था? रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गौर किया कि हरिराम की बीड़ी से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसकी कोई परछाई फर्श पर नहीं बन रही थी। रघुवीर धीरे धीरे पीछे हटा। उसने अपनी टॉर्च हरिराम के चेहरे पर मारी। रोशनी पड़ते ही हरिराम का चेहरा बदलने लगा। उसकी खाल फटने लगी और नीचे से वही जली हुई काली वर्दी दिखने लगी जिस पर लिखा था कांस्टेबल 402। रघुवीर की चीख निकल गई। वो भागकर मुख्य दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। पूरे हॉल में एक साथ कई वायरलेस सेट गूंजने लगे। हजारों आवाजें एक साथ चिल्ला रही थीं। रिपोर्ट दो, मुजरिम कहाँ है? ड्यूटी ज्वाइन करो रघुवीर, ड्यूटी ज्वाइन करो। रघुवीर ने देखा कि लॉकअप की सलाखें अपने आप खुल रही हैं। अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और रघुवीर का पैर पकड़ लिया। वो साया वो तांत्रिक भैरव का प्रेत था, जो अब रघुवीर को खींचकर उस काल कोफरी के अंदर ले जा रहा था। रघुवीर ने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास रखी पुरानी फाइलों के ढेर में आग लगा दी। आग की लपटें जैसे ही ऊंची उठीं, वो साया पीछे हटा। प्रेत आत्माएं रोशनी और आग से घबराती थीं। रघुवीर ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। वो पूरी रात रेतीले टीलों पर भागता रहा, बिना पीछे मुड़े। उसे महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई उसके जूतों की आवाज का पीछा कर रहा है। जब सूरज की पहली किरण अरावली की पहाड़ियों पर चमकी, तब जाकर वो सड़क पर पहुंचा। वहां से गुजर रहे एक ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दी। ड्राइवर ने रघुवीर की हालत देखकर पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? रघुवीर ने पीछे की तरफ इशारा किया। वो काला पहाड़ पुलिस चौकी। ड्राइवर ने अचंभे से उसे देखा और बोला, क्या बात कर रहे हो साहब? काला पहाड़ चौकी तो 10 साल पहले एक भयानक आग में जलकर राख हो गई थी। वहां तो अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। वहां कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं रुकता। रघुवीर ने पुलिस की नौकरी उसी दिन छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसे अपनी गर्दन पर काले उंगलियों के निशान दिखते हैं। लोग कहते हैं कि काला पहाड़ की वो चौकी आज भी वहां है। जो लोग भटक कर वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें आज भी एक बूढ़ा हवलदार बीड़ी पीते हुए मिलता है, जो बड़े प्यार से उन्हें अंदर बुलाता है। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे सरकार ने बंद कर दिया है? अगर है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ ड्यूटी मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें। सुनो भूत पर ऐसी ही और सच्ची और काल्पनिक डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लौटेंगे एक और रूह कंपा देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें। शुभ रात्रि।